नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था रसखान के सवैये और उसका होमवर्क मुझे यकीन है कि आपने कर लिया होगा। आज हम हिंदी की कक्षा 10वीं का चौथा चैप्टर यानी चौथा गद्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। इस गद्य के लेखक है श्री प्रकाश और इस गद्य का साहित्य प्रकार निबंध है। इस निबंध में, इस पाठ में इन्होंने जो बात रखी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। श्री प्रकाश एक जाने माने हिंदी के साहित्यकार हैं और उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी दिशाओं में अपना योगदान दिया है। सभी विषयों में ज्यादातर लिखा है। यहाँ पर उन्होंने एक निबंध के जरिए अपनी एक बात समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो ये उनके मन में एक प्रश्न उठा तो उन्होंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है इस निबंध में। और वो शुरू में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई खप्त होती है। खप्त का मतलब यहाँ धुन सवार होती है कि मैं ये करूं वगैरह, कोई ना कोई काम करने की। तो श्री प्रकाश को भी ऐसी एक धुन सवार हो गई कि वो एक प्रश्न उनके मन में उठा और उन्होंने सोचा कि मैं इसका जवाब कुछ विदेशी लोगों से, जो उनके मित्र थे, उनसे पूछना चाहते हैं और जो विदेशी तो हैं लेकिन भारत में कई सालों से रह रहे हैं। तो इन्होंने तय किया कि मैं ये प्रश्न जो है उनसे पूछूंगा। प्रश्न उनका ये था कि हमारे देश में इतने महान पुरुष हो चुके हैं, महापुरुष हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये प्रश्न था उनका। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मित्र से ये प्रश्न किया, जो कि एक वृद्ध ईसाई पादरी। तो उन्होंने उनसे जाकर ये प्रश्न पूछा। ये वृद्ध ईसाई पादरी जो है कई सालों से भारत में रह रहे हैं और उन्होंने अपने देश में, भारत देश में कई ऐसे नर नारियों की सेवा की है, उनको मिलाने का प्रयत्न किया था। वो यही काम कर रहे हैं, सेवा का। तो उनसे जाकर के ये प्रश्न पूछा और ये वृद्ध ईसाई पादरी जो है उनका जो उत्तर था वो ये था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हो। इसको विस्तार से समझाना हो तो ये होगा कि हम लोग जो है जब भी कोई काम की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हम उस काम के लिए बड़ा ही तड़प रहे होते हैं कि मैं ये काम, मतलब मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि कहीं नौकरी के लिए हम आवेदन पत्र भेजते हैं, दरखास्त भेजते हैं, लिखते हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े वायदे उसमें करते हैं कि मैं इस तरह से काम करूंगा, अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखूंगा वगैरह। लेकिन जब हमें नौकरी मिल जाती है उसके बाद वही काम हमें अच्छा नहीं लगता है। अब उस काम में हमें बोरियत लगती है। अब हम दूसरे हमारे सहकर्मी होते हैं उसको भी उस काम को खराब करने की सलाह देने लगते हैं। मतलब हम जिस काम के लिए पहले आगे बढ़े थे वही काम अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। तो ये चीज जो है हमारे देश को आगे बढ़ने में रोक रही है। विदेशों में भी लोग नौकरियां पाने के लिए आवेदन पत्र भेजते हैं, लेकिन वो लंबे चौड़े ऐसे कुछ वायदे नहीं करते हैं। वो सीधा सिंपल अपना बायोडाटा लिखते हैं और जब उनको नौकरी मिल जाती है तो इस तरह से काम करते हैं जैसे उनके काम ना करने से पूरी दुनिया रुक जाएगी। इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, अपने काम के लिए उनको बड़ा गर्व होता है। तो ये बात जो है लेखक कहते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ने में रोक रही है। वैसे भी हमारी तो परंपरा रही है भारत देश की कि हर एक जाति का व्यक्ति जो है वो अपने बाप दादा का जो काम होता है वही आगे बढ़ाता है। अपने पिता से सीखा हुआ व्यवसाय बेटा करता है और उसमें वो बड़ा ही गर्व महसूस करता था। यही होता था पहले। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में नाम कमाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने समाज में, अपनी जाति में, बिरादरी में उनका नाम ऊंचा हो, ये उनकी दिली इच्छा होती थी। तो यही हमारी परंपरा थी, हमें तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ क्या कि हम अपना जो पुरखों का रोजगार था, कामकाज था, उसको भूलने लगे और दूसरों का काम करने लगे।
माने बढ़ई जो है वो अपने औजारों की पूजा करता था, बनिया जो है अपने बही खाते की पूजा करता था, और अपना जो काम है उसको अपना धर्म समझता था और उसी को गर्व से करता था। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी वो परंपरा लुप्त होती जा रही है। हमें अपने ही काम में गर्व नहीं रहा। किसान का बेटा है तो उसको खेती करने में शर्म महसूस होती है। तो ये चीज जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ने में रोक रही है। ये वृद्ध ईसाई पादरी का कहना। दूसरे लेखक के मित्र जो है वो भी भारत में रह करके वो सरकारी कर्मचारी आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने यहाँ पर जीवन भर नौकरी की और फिर अब पेंशन लेकर के अपने देश चले गए। लेखक ने जाकर के उनको भी पूछा कि आप बताइए महाशय कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उनका जो उत्तर था वो ये था कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। यहाँ जिम्मेदारी ना समझने का विस्तार से मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जब भी कोई हाथ में काम लेता है तो पहले तो उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं ये काम ठीक से करूंगा, या फिर अगला जो है उसके आगे वाला पीछे वाला वो भी कोई काम ठीक से करेगा, ढंग से करेगा, ये उसको विश्वास ही नहीं है। मतलब ये कि किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जैसे अगर कहीं आपको दावत में जाना है, दावत यानी यहाँ पर खाने पर बुलाया जाता है, निमंत्रण, भोजन समारोह। तो भोजन समारोह में आपको कहीं जाना होता है, आपको निमंत्रण मिला हुआ है, तो मेजबान को ये विश्वास नहीं होता कि मेहमान टाइम पर आएंगे और खाना खा लेंगे। मेहमान को ये विश्वास नहीं होता है कि मेजबान के यहाँ टाइम पर खाना मिल जाएगा। और भी कई चीजें हैं, जैसे आप रास्ते पर जा रहे हो तो आपको ये विश्वास नहीं होता है कि आपके आगे चल रहा व्यक्ति अचानक से अपना छाता खोल देगा और आपकी आंख में वो चुभेगा नहीं। पीछे चल रहे व्यक्ति को भी यही विश्वास नहीं होता है। आपको आपके दर्जी और धोबी जो है उस पर भी विश्वास नहीं होता है कि वो टाइम पर कपड़े दे जाएगा या टाइम पर सिलाई करके कपड़े वापस दे देगा। और धोबी और दर्जी वगैरह को ये विश्वास नहीं होता है कि जिसने ये काम करना है वो उसी टाइम पर उसको उसके पैसे दे देगा। रास्ते पर चलते हुए केले का छिलका, मौसम्बी का छिलका, ये आपको पैर में आपके नहीं आएगा, ये भी कोई विश्वास की चीज है ही नहीं। हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि अगला व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार के विश्वास के काबिल है ही नहीं। दरअसल हमारे धर्म की, हमारे देश की संस्कृति की तो नींव ही इसी पर है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करके आगे बढ़े, तभी तो हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। लेकिन धीरे धीरे हम ये सारी चीजें जो है, आजकल आप देखिए कहीं भी जाते हैं रास्ते पर आपको कोई भी व्यक्ति, हर एक अगला जो है वो दूसरे की गलती ही निकालता है। अपनी असफलता के लिए हमें दूसरों पर आरोप मढ़ना बहुत अच्छे से आता है। कभी भी हमने ये सुना नहीं है कि हम अपनी गलती का खुद स्वीकार कर ले कि हाँ ये मेरी गलती है तो हमने जिम्मेदारी निभाई, ये कहा जा सकता है। माने सोचिए, अगर विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, वो ये कहेगा कि मुझे किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं है, या फिर मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला है वगैरह, या फिर पेपर बहुत ही कठिन थे वगैरह। ये इसका मतलब क्या है कि अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। तीसरी व्यक्ति एक वृद्ध स्त्री है जिससे लेखक ने यह प्रश्न पूछा है। वो 7-8 वर्षों से भारत में रह रही है, यहाँ के लोगों की सेवा कर रही है, और वो असहयोग आंदोलन में भी एक बार जेल भी जा चुकी है। उस स्त्री से भी लेखक ने यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो। ये तो सीधा सा समझ में आ जाने वाला जवाब था कि भाई हम लोग जो है परिश्रम करना, मेहनत करना कभी सीखे ही नहीं। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखों का काम मतलब कि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वही मेहनत करे बस, और किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा करने से हम न अपना गृहस्थ जीवन संभाल सके हैं, न सामाजिक जीवन संभाल सके हैं ठीक से, क्योंकि मेहनत करना हमने कभी अपना कर्तव्य समझा ही नहीं।
और आलसी होने की वजह से हमने कई ऐसे मौके गंवा दिए हैं जिससे कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। अगर हमने अपना काम एक बार शुरू किया, हम लोग आरंभशूर है। आरंभशूर का मतलब क्या है कि कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं और बड़े जोर शोर से कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में फिर हम जरा भी मेहनत नहीं करते, उसको अधूरा छोड़ देते हैं। और इसी आदत की वजह से हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है। चौथी व्यक्ति जो है वो भी एक वृद्ध स्त्री है जिससे लेखक ने ये प्रश्न पूछा। वो लेखक के बड़े ही करीबी मित्र थे, उनके पितामही के बराबर, यानी पिता की माता यानी दादी माँ, उसकी जगह वो थी। लेखक उनका बड़ा आदर करते थे और उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम लोग जब कोई काम अपने को आता है, हमारे पास कोई कला है, हमें वो समझ में आ गई है, हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वही कला वही काम हम दूसरों को सिखाते नहीं है, उसको बताते नहीं है। ये हमारी मानसिकता हो गई है, क्योंकि लोग हमेशा, हमारे देश में लोग जो है वो खुद आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। माने आप दूसरे देशों में देख लो कि नवयुवकों को चांस दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि वो अपनी, उनका जो हुनर है, उनके पास जो योग्यता है, वो उसको सबके सामने रखे, समाज के सामने रखे और अपना भी नाम कमाए और देश को भी आगे बढ़ाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग तो जो आगे बढ़ रहा होता है उसको पीछे खींच लेते हैं और इसी वजह से हमारे देश में कई ऐसी कलाएं, कई ऐसे हुनर लुप्त हो चुके हैं जो कि लोग जो है सीखने के लिए तड़पते होते हैं। माने अगर पिता को कोई व्यवसाय है उनका, वो अच्छे से कर सकता है तो वो अपने बेटे को सिखाता नहीं है और ऐसे ही मर जाता है, तो उसकी कला, उसका हुनर भी उसके साथ साथ चला जाता है। पता ही नहीं चलता लोगों को कि उसको क्या अच्छी से चीज आती थी, वो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि वो किस तरह से करता था। और इस वजह से ये उदारता नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने पास जो है वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये हमसे नहीं हो पाता, हम थोड़े स्वार्थी भी हैं और इस वजह से हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है। ये चारों जो व्यक्ति थे लेखक के मित्र, उन्होंने जो जवाब दिया, उन चारों जवाबों को मिला करके लेखक ने जो सारांश निकाला वो ये था कि हम लोग कोई भी काम जब हाथ में लेते हैं तो उसको ठीक से अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करते नहीं हैं, ना उसमें गर्व लेते हैं, ना उसको मेहनत से पूरी ईमानदारी से करने का प्रयत्न करते हैं और हमें जो आता है उसको हम दूसरों को सिखाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसी कारण से हमारे देश में इतने महान लोग होने के बावजूद, महान नेता होने के बावजूद देश आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हम उन नेता से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हमें उनके व्याख्यान जो है वो सुनने अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको अमल में रखना फिर अच्छा नहीं लगता, जीवन में उतारना अच्छा नहीं लगता। ये बड़े बड़े जो महापुरुष हो गए, उन सभी ने अपने जीवन में जो कुछ किया और वो यही कहते थे कि हमारा जीवन हमारा संदेश है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो, ना कि मेरी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाओ। मेरे लिए कोई म्यूजियम बनाने की या कुछ भी प्रतिमाएं खड़ी करने की जरूरत नहीं। अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चले तो भी देश बहुत तरक्की कर जाता, लेकिन हमने ये कभी किया नहीं है। खाली व्याख्यान देने से, प्रवचन देने से देश आगे नहीं बढ़ता है। कुछ काम करना पड़ता है और कुछ ठोस काम करना पड़ता है। और सब मिला करके बात यह है कि हम लोग जो है अपना कर्तव्य, जो हमारा नागरिक धर्म है, वो भूल चुके हैं। शायद हमने कभी समझा ही नहीं कि नागरिक होने का हमारा कर्तव्य, हमारा नागरिक धर्म क्या है। अगर हर एक व्यक्ति भारत का ये बात सीख ले कि हमारा मूलभूत कर्तव्य क्या है, हम क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से देश आगे बढ़े, ये हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। ना कि एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप करें, बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करें। हमेशा एक नया काम ऐसा करें जो कि हम पूरी ईमानदारी से पूरा करें। तो हर एक व्यक्ति को ये, जब हर एक का ये काम है, सभी जब देश के लिए ये काम करेगा, अपना नागरिक धर्म निभाएगा,
तो देश जरूर तरक्की करेगा, उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा श्री प्रकाश हमें समझाना चाहते हैं। आज क्योंकि हमने ये निबंध पढ़ा है तो होमवर्क में भी हम एक निबंध लिखेंगे। निबंध का शीर्षक रहेगा श्रम का गौरव अथवा पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है। ये दोनों में से कोई एक निबंध आप लिखेंगे और उसको इसी नोटबुक में लिखेंगे जिसमें आप अभी तक का होमवर्क करते आए हैं। इसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नया एक शुरू कर रहे हैं पाठ और काव्य को छोड़ करके, और वो है हिंदी का व्याकरण। तो अगली बार हम हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें हमारा शुरू का टॉपिक रहेगा स्वर और व्यंजन। तो अगली बार उसके लिए आप तैयारी रखिएगा, नोटबुक साथ में लेकर के ही बैठिए जब भी वीडियो देखें तब, क्योंकि उसमें आपको उसमें से देख देख करके लिखना पड़ेगा और बाद में समझना पड़ेगा। धन्यवाद।